आया था कि हरिहर काका के संबंध किस प्रकार से के हैं, और साथ ही ठाकुर बारी के बारे में भी बताया था जो गांव में प्रसिद्ध है और दूसरे गांव के लोग भी इनके बारे में जानते हैं और ठाकुर बारी में आके अपनी मन्नत मांगते हैं। भाग 2 में हम देखते हैं आगे कहानी को बढ़ाते हुए। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना था और धर्म से विमुख होने वाले जो लोग थे उनको अपने रास्ते पे लाना था। भजन कीर्तन हमेशा गूंजते रहती थी। गांव में बाढ़ आए या सूखा हो, ठाकुर बारी के हाथे में हमेशा तंबू लग जाता था। लोग ठाकुर बारी में आके अखंड कीर्तन चालू कर देते थे। इसके अतिरिक्त गांव में कोई भी पर्व या त्यौहार होता था उसमें सबसे पहले शुरुआत ठाकुर बारी में ही होती थी। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को लगाया जाता था और दीपावली में पहला जो दीप होता था वो ठाकुर बारी में ही पहले जलते थे। जन्म हो, शादी हो, जनेऊ संस्कार हो, कोई भी हो, सबसे पहले भेंट ठाकुर जी के नाम से जाती थी। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथा के दिन घर घर घूमकर कथा पढ़ते थे और लोगों के खलिहान में जब फसल की दौनी मतलब जो मिंजाई हो जाती है ना, उन अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम अवगम देव को भोग लगाते हैं ना, वो निकाल के लोग अनाज अपने घर ले आते थे। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का जो संबंध था वो बहुत ही घनिष्ठ संबंध था। घनिष्ठ मतलब गहरा, मन और तन दोनों स्तर पर। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बारी में ही बिताते थे। ठाकुर बारी में साधु संतों के प्रवचन चलते रहते थे। ठाकुर जी का दर्शन करके अपने जीवन को वो धन्य मानते थे। उन्हें महसूस होता था कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं और पिछले जन्म में जितने भी पाप किए हैं वो सारे धुल जाते थे। इतनी श्रद्धा भक्ति थी ठाकुर बारी की। और सही भी है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना बच्चों। आगे देखते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में अब जाना बंद कर दिया है। पहले वह अक्सर जाते थे। मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं ठाकुर बारी में जाता हूँ। लेखक मिथिलेश्वर जी कहते हैं कि मैं तो कभी कभी चला भी जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत हैं मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं। फूटी आँख नहीं सुहाना मतलब पसंद नहीं आना, देखने नहीं भाना, है ना। क्यों? काम धाम करने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। ठाकुर जी के नाम पर जो भोग लगते थे उनको वो दिन भर खाते थे और आराम से आलसी जैसे पड़े रहते थे। अगर उन्हें कुछ आता तो सिर्फ बात बनाने। इस कारण मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसा कौन कहते हैं? कहानीकार जो मिथिलेश्वर जी हैं वो बताते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हुए लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं। 2 की शादी भी हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख के शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। क्लर्क की नौकरी, लिपिक, क्लर्क मतलब ये अंग्रेजी शब्द है, दफ्तर मतलब कार्यालय, ये उर्दू शब्द है। तो दफ्तर में वह लिपिक का काम करता है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं हरिहर काका के। भाइयों में हरिहर काका दूसरे नंबर का है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादी की। बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा भी किया, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नी मर गई, स्वर्ग सिधार गई, दोनों का निधन हो गया। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, मगर उम्र ज़्यादा होने के कारण और धार्मिक संस्कारों के कारण हरिहर काका ने शादी नहीं किया, इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। भरा पूरा परिवार, 4 भाई का, बच्चे, इस प्रकार से वह अपना जीवन यापन करने लगा। फिर क्या होता है? हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत थे।
है ना। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा, 4 भाई है तो कृषि काम में ये सब लोग निर्भर थे। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। 4 भाई हैं तो आजकल तो परिवार छोटे छोटे रूप में एकल परिवार हो गया है। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नी को यह बता दिया था कि हरिहर काका की बहुत अच्छी तरह से सेवा करें, समय पे नाश्ता दें उनको, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही। फिर भला कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा चलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती थी उनकी पत्नियां। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीज आने लगी। अब कभी कभी तो हरिहर काका को बेचारा रूखा सूखा ही खा के रहना पड़ जाता। समय बीतता गया। फिर अगर हरिहर काका कभी की तबीयत खराब हो जाती या मुसीबत में पड़ जाती तो परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला नहीं। सभी अपने काम में मशगूल रहते थे। मशगूल रहना, व्यस्त रहते थे। बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते। मर्द खेत पर गए होते हैं उनके तीनों भाई। औरतें हाल पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरत के पूरे सामान की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद कर, पत्नी दो पत्नी थी ना उनके, जिनके निधन हो गए, उनको याद कर करके हरिहर काका की आंखें भर जाती। आंखें भर आदमी मतलब दुखी हो जाते। भाइयों के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी, क्योंकि उनको अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा था। और फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति अब बिल्कुल जवाब देने लगी। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का दोस्त गांव आया था। उनका जो क्लर्क करने बाहर गया था ना, उसका दोस्त गांव आया था उनके घर। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जी भी बनी थी। चटनी, रायता, पकवान, व्यंजन बने थे। जैसा कि चित्र में दिख रहा है आपको बच्चों। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, प्रशंसा की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बिल्कुल उल्टा, सब ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। तीनों भाई खाना खाकर खलिहान चले गए और दौनी हो रही थी, उधर मिंजाई हो रही थी खेतों में। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया होगा उनकी जो पत्नी है, क्योंकि उनको पहले से निर्देश दे के रखे गए थे, है ना। इनके बाद क्या होगा बच्चों, आज हमने भाग 2 हरिहर काका के साथ जो घटना घटी उसके बारे में पढ़ा। आगे क्या होगा उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप कहानी में आगे क्या होगा उनको आपको थोड़ा सोचना है। अब आपको मैं कुछ गृह कार्य दे रहा हूँ जिसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में आपको लिखना है। तो अभ्यास पुस्तिका निकालकर इन प्रश्नों को लिखेंगे। हरिहर काका के वैवाहिक जीवन के बारे में लिखना है आपको कि उनका वैवाहिक जीवन कैसा था। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को क्या सीख दिए थे, इसके बारे में लिखना है। जो पाठ है कहानी उनके आधार पे। हरिहर काका के घर अनेक प्रकार के व्यंजन और पकवान बने थे। आपके घर में भी कौन कौन से व्यंजन पकवान बनते हैं उनको अपने शब्दों में लिखना है। कहानी को